देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें ये आपका फिजिक्स का एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि मेजरमेंट के बारे में बात की जाती है। मेजरमेंट जनरली क्या होता है आपका? कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विद एन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है जिसे आपने पहले मान रखा है कि हाँ ये बात सही है। जैसे कि ऑलरेडी हमने बोल रखा है क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है। लाइकवाइज 1 kg इज इक्वल टू 1 kg 1000 ग्राम, तो ये भी क्या स्टैंडर्ड है। जस्ट लाइक स्केल अगर हम बना लेते हैं, स्केल में जो लाइनिंग्स होती हैं ये mm होता है, 1 mm 1 mm ऐसे करके, तो इसको स्टैंडर्ड माना है। आप कोई लाइन खींचे तो वो बोलेगा 10 ये हो गया 1, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या आपका स्टैंडर्ड है जो एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड मतलब जो वर्ल्ड वाइड हर जगह एक जैसा हो, है ना। ये अलग बात है कि अलग अलग जगह जाके थोड़ा पर्टिकुलरली चीजें चेंज होती है, बट एक जैसा मतलब इंटरनेशनली एक जैसा चलना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में पहले स्टार्ट करना है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ये बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? आपका एक रिप्रेजेंटेशंस है सभी फॉर्मूलाज को, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी, उन सबको एक फॉर्मेट में लिखना। फॉर्मेट मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह करके हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेकिन ज्यादातर फॉर्मूले आपके 3 या 4 वेरिएबल में लिखे जाते हैं। तो हमने क्या किया, चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो, उसके लिए मास के लिए क्या लिखा हमने, m। बेटा जी लेंथ के लिए क्या लिखा हमने, l। और टाइम के लिए क्या लिखा हमने, t। इस तरीके से हमने बाकी सबको भी लिख लिया है। जैसे टेम्परेचर का लिख लिया हमने केल्विन, k लिख लिया है, करंट के लिए एम्पियर लिख लिया है। तो ज्यादातर mlt और करंट और इन सब के टर्म में आता है, मैक्सिमम mlt के टर्म में आता है। तो इस तरीके का सिंबलाइजेशन किसी भी फॉर्मूले के लिए बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, और जो फॉर्मूला बनेगा उसे बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूं आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा जी डिस्टेंस भी क्या है आपका, l है ना। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा बड़ा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर फर्क नहीं पड़ता। तो एल टी माइनस, देखो इसके लिए क्या होगा l और ये t, तो बेटा जी एल टी माइनस 1। और अगर बेहतर लिखना चाहते हैं तो आप m0 एल टी माइनस 1, जो नहीं है उसको कर दो 0, ठीक है। तो ये शुरुआत है आपकी। इस पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक एक करके लिखते जाएं तो आपको याद आ जाएगा। स्पीड के बाद वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन से फोर्स से वर्क डन से पावर, फिर प्रेशर अलग होता है, सब चीजें, ठीक। तो मैं ये सब बता रखा है मैंने। मेनली आकर कुछ बड़े बताने वाला हूँ फॉर्मूले जो स्कूल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के दौरान बोलूँ मैं आपसे, कैपिटल G प्लैंक कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट आपका ईटा, और ये ईटा होता है विस्कोसिटी। ईटा वैसे कई जगह और भी सिंबल्स होते हैं आपके। जो C है यहाँ पे स्पीड नहीं है आपका, ये ईटा, ये एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी होता है, और क्या था, हाँ सॉरी, छोटा c होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है मैं एक एक करके समझाता हूं आपको, तब तक इतना छापो। देखो स्टार्ट करते हैं यहां से। आपका पहला क्या है आपका कैपिटल G। तो कैपिटल G कैसे निकालते हैं आप समझो। कैपिटल G होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ये बेटा m1 होता है, ये m2 होता है आपका, ये r डिस्टेंस। तो F इज इक्वल टू F डिपेंडिंग ऑन मासेस। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इस बार हम फिर से पढ़ेंगे और ये चैप्टर है पूरा ग्रेविटेशन। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां से आपको निकालना है G की वैल्यू, तो G कितना होगा, F इंटू आर स्क्वायर, और बेटा जी ये m1 इंटू m2। फोर्स होता है ma, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। सर फोर्स के लिए कहां पे लिखा जाए, चलो लिख लेते हैं। सिंस F इज इक्वल टू ma होता है, m का होता है मास, m mlt माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए mlt माइनस
2, ये रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एल स्क्वायर, चाहे रेडियस हो चाहे कुछ भी हो, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबके लिए एल। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू एम माइनस 1, और बेटा जी एल क्यूब और ये -2, ये बन गया, सही लिखा है ना, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, ऐसे ही आगे देख लेते हैं 2-3 और, फिर आपको मौका दूंगा लिखने का मैं, फिलहाल इसको देख लेते हैं। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। मान लो कि ये हमारी कोई भी बल्ब है, ये इससे रोशनी जो निकल रही है वो आपकी एच न्यू होती है, एच न्यू, इसे बोलते हैं फोटोन। फोटोन वर्ड बना है लाइट से, फोटोन वर्ड बना है लाइट से, मतलब लाइट से निकलने वाली एनर्जी को हमने ये बोल दिया। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, 12th में मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट यानी एनर्जी कांस्टेंट, ये हो गया E बाय फ्रीक्वेंसी। और बेटा जी एनर्जी क्या होता है हमारे पास, सुनिएगा, एनर्जी को वर्क डन बोला जाता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में लिख देते हैं कॉस थीटा। तो बेटा जी कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया हमारा L बाय एल विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया डायमेंशनलेस, तो इसकी तो कोई नीड है भी नहीं हमारे पास। फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस 2, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो ये हो गया ML स्क्वायर T माइनस 2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, तो T माइनस 1। अब इसको आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T माइनस 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बेटा जी ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, चलो छापो इतना पहले। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, विच इज ईटा ले लेते हैं पहले। चलो, इसे बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड बना है एक तरीके से गाढ़ेपन से, गाढ़ा कितना लिक्विड, और इसका सिंबल होता है ईटा। क्या होता है, ईटा। एन बना दो, थोड़ा ऐसे कर दो तो ईटा बन जाता है। कहां से आता है समझना, ये पूरा एक टॉपिक होने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर, जो कि सेकंड बुक में है। बस आपको जो समझाने वाला हो उसको ध्यान देना। क्या होता है, मान लीजिए ये लिक्विड है, इस लिक्विड की लेयर है, लेयर बाय लेयर आपका इस तरीके से अगर ये लिक्विड फ्लो करना चालू कर दे, इसे उड़ाल दें, हम ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे झटका दे दें, तो इसका लिक्विड क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते। जब ये लिक्विड को आप थोड़ा उड़ेल दोगे तो आगे भागेगा, तो इस नीचे वाले की वेलोसिटी पहले वाले से कम होगी। ठीक है, इसकी मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड, फिर और कम होगी, है ना, और कम होगी, और लास्ट वाली ऑलमोस्ट 0 पे चली जाती है, क्योंकि लास्ट वाली जो लेयर है वो बिल्कुल बॉटम से कनेक्टेड है और उस पर सबसे कम फोर्स पहुंच रहा होता है। तो आखिर स्पीड कम क्यों हो रही है, क्योंकि एक लेयर को रोक रही है नीचे वाली लेयर। क्या होता है, ऐसा समझो कि भाई सर एक लेयर मैंने रैंडमली ऊपर ले ली, ये वाली, इसे मैं P नाम दे देता हूं, और इसके जस्ट एक लेयर ले ली मैंने Q लेयर ले ली, और मान लो एक ग्राउंड, यहां से इसकी डिस्टेंस है x, यहां से इसका डिस्टेंस है x, और इसका डिस्टेंस है x प्लस, या ऐसे भी ले सकते हो आप x1 और दूसरे वाले को x2। ये अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये थोड़ा ज्यादा से जाएगा, v प्लस डेल्टा v से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे इसको हल्का सा लिक्विड को ऐसे फैलाया तो ऊपर वाली लेयर तेज भागेगी, नीचे वाली लेयर उसको क्या कर रही है, रोक रही है। क्यों, क्योंकि आप देखो दो लेयर ऐसे कनेक्शन में है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जैसे इसको फोर्स मिला, आगे बढ़ी, तो नीचे के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्शन से पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो इससे एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है। क्या पैदा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को हम पीछे की तरफ ऐसे दिखाते हैं और उसे लिखते हैं F/V। F इज बेसिकली अ सिंबल, ये है आपका सिंबल। इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स या लिक्विड फ्रिक्शन। क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स या लिक्विड फ्रिक्शन। जैसे जमीन पे एक बॉडी ऐसे जा रही है तो जमीन उसको रोकती है फ्रिक्शन फोर्स से। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, फ्रिक्शन मतलब जो अपोजिट करे मोशन को क्या रोक करे, वो
रोकने की कोशिश करे, राइट। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि लेयर कितनी कांटेक्ट में है। अगर आप सोचो कि ये लेयर आगे चली गई, यहां पर आ गई, तो अब बताओ ज्यादा कांटेक्ट है कम है? कम है। मतलब अब ये वाली लेयर इसके साथ कांटेक्ट में कम है, तो फोर्स कम लगेगा। यानी जितना ज्यादा कांटेक्ट अच्छा होगा दोनों लेयर के बीच में, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि जो विस्कस फोर्स है यानी फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ लेयर जितनी कांटेक्ट में है। दूसरा डिपेंड करता है इनके वेलोसिटी वेक्टर पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे मैं एक्स लिख लेता हूं। मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है समथिंग अपॉन लेंथ, समथिंग अपॉन लेंथ। ऊपर वाली लेयर के बाद जब नीचे जा रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, वह कम हो रही है। तो अगर टॉप वाली लेयर और बॉटम को देखो तो इन दोनों के बीच में dv क्या होगा, 10-0, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपकी मान लो ये हो जाएगी यहां से यहां तक मान लो h है ये, और ये 0 हाइट पे स्टार्टिंग है ना ऊपर एकदम टॉप से अगर हम देखें तो ओवरऑल हाइट का डिफरेंस कितना आ गया h। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं दो लेयर के बीच का गैप अलग हो जा रहा है, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? आप h लिख लो, dx लिख लो, dy लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन सबको हटा के एक कांस्टेंट आता है, मतलब इन सबको मिला के एक कांस्टेंट आता है ईटा, ठीक है। और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये सारे की सारी मैंने थ्योरी पढ़ा थी, बट अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना था, बट फिर भी एक याद रखने का तरीका हो गया। तो ईटा क्या बनेगा बताना जरा। ईटा बनेगा F, ये सिंबल है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है विस्कस फोर्स। क्या मतलब होता है इसका? विस्कस मतलब लिक्विड फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, और इसको हम बोलते हैं लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन गाइस। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, mlt-2। फोर्स है ना, ये भी क्या है, एक टाइप का आपका फोर्स हो। देखिए यहां पे ये निकालना है मुझे, डायमेंशन ईटा निकालना है, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, ये निकालना है आपको। तो इसके नीचे क्या जाएगा, एरिया इनटू में ये कहां जाएगा, इधर dx हो गया, और नीचे क्या होगा, dv। अब जरा गौर से देखें, थोड़ा बड़ा है ये। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, mlt-2। एरिया का क्या होता है बेटा जी, l स्क्वायर। dx का क्या होगा हमारा, l माइनस l, तो l ही लिख दो। dx मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन x, तो l ही रहेगा। और वेलोसिटी का भी क्या रहेगा, lt-1। अब आप सॉल्व करें इसको, एक से एक कट गया, ये ऊपर जाके इसके साथ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m, तो एज इट इज रहेगा। ये एक l कट गया, एक l इससे कटेगा, एक ऊपर जाएगा, ml-1, और t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t-1, राइट। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया, हालांकि आगे चल के फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिलहाल वैसे तो मैं बोलता है सर ये रट लो और ये कर लो, बट थोड़ी देर तक याद नहीं रहता, बट आपको थोड़ा आइडिया रहेगा अब, है ना। छापो इसको जल्दी से। अब इसमें देखते हैं हम लोग, वो जो K लिखा है, एक्चुअली ये K तो जनरली ऐसा होता है, बट थोड़ा सा इसको हल्का सा हम ऐसे कर देते हैं, कापा बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कापा, ठीक। तो यहां पे कापा का क्या मतलब है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी। तो ध्यान से देखना क्या कहानी है, क्या है ये। देखिए सपोज मैंने कहा कि ये आपका एक बॉडी है, यानी क्यूब ले लो आप, ये ठीक है। मान लो ये इस वाले फेस का टेम्परेचर T1, इस वाले फेस का टेम्परेचर T2, और यहां पहला वाला फेस ज्यादा टेम्परेचर पर है। तो अगर आपकी हीट यहां से दे रहे हैं आप, हीट मतलब Q होता है, यहाँ पे हीट मतलब Q है, Q सिंबल फॉर हीट। तो बताओ यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, तो हीट ऐसे फ्लो करेगी। अगर ये जितना ज्यादा बड़ा होता, थिक होता, उतनी धीरे धीरे हीट जाती।
हीट धीरे धीरे फ्लो करती है ना, एक एक एटम से, सॉलिड्स में हीट कर जाती है एक एटम से दूसरे, दूसरे तीसरे, फिर आगे चली जाती है। तो अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दो तो हीट देर से जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ ज्यादा रहा हाई, मतलब ये 100 डिग्री या 0 डिग्री, हीट तेज भागेगी। देखो ना ठंड में क्या होता है, चाय गर्म, एनवायरमेंट बहुत ठंडा, जल्दी तेजी से हीट उसकी गायब हो जाती है, होती कि नहीं होती। तो कंडक्शन कैसे हो रहा है आपका हीट के यहां से यहां तक, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा थर्मल चैप्टर के अंदर, ठीक है। वहां पता चलेगा क्यों काम आता है। आपकी गाड़ियां, आपके घर किससे बनाते हैं, थर्मली इंसुलेशन करते हैं। सुना होगा आजकल जो महंगी बिल्डिंग्स बनती हैं उसके अंदर एक लेयर डाली जाती है केमिकल की, थर्मल इंसुलेशन की, और ऐसी लेयर बनाने की कोशिश करते हैं जो गर्म कम हो, जो हीट को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना जाने दे। नॉर्मल ईंट का जो बना के रखते हैं वो गर्म होता है, जैसे ये बिल्डिंग ही ले लो, ये बिल्डिंग बहुत बेसिक बनी हुई है, इसलिए ये बहुत तेजी से हीट को पास कर देती है, ज्यादा नहीं झेल पाती है। मतलब कंपैरेटिवली और अच्छे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ले लो तो वो उसको जल्दी कंडक्ट वो नहीं करती, कंडक्ट ये करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लास्टर, हीट प्लास्टर भी नहीं है, सिर्फ ब्रिक और मसाला है, ठीक है। यहां वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी जो कंडक्शन होने वाला है हीट का, इसे बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ हीट कंडक्शन, या रेट ऑफ हीट फ्लो लिख लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लिखते हैं Q बाय टी। क्या लिखते हैं, Q बाय टी। बेटा जी ये डिपेंड कर रहा है आपका एक तो इसका एरिया पे। एक बात बताओ, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन, गिलास और थाली में पानी कहाँ जल्दी ठंडा होता है, थाली में, क्योंकि थाली का एरिया ज्यादा है। तो अगर इसका एरिया ज्यादा हुआ तो हीट जल्दी पास करेगी, सिंपल सिंपल सी बात। तो बेटा जी ये जो हीट पास हो रही है, रेट ऑफ हीट, किसी के नीचे टाइम लगा दो, क्या बन गया, रेट। तो यहां पे ये डिपेंड करती है एरिया पे, और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, आपकी टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, डेल्टा टी बाय एल। इससे मैं बोल देता हूं एल, ये आपका एल, T1 इज ग्रेटर देन T2। बात समझ में आ रही है मेरी। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो इस पर और इस पर डिपेंड करता है, इसको हटा के एक कांस्टेंट क्रिएट होगा, उसे हम बोलेंगे कापा, और ये ए हो गया, दिस इज डेल्टा टी बाय एल हो गया बेटा जी। ये आपका फॉर्मूला तैयार, इसमें से ये कापा निकालना है आपको, ठीक है। ये कापा कैसे निकालेंगे खुद बताओ मुझे, फॉर्मूले को देख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q बाय टी कापा ए डेल्टा टी बाय एल। मुझे निकालना क्या है, कापा। तो देखो ये है एनर्जी, क्या है ये, एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन सेम चीज होती है, एनर्जी और वर्क डन सेम चीज होती है, राइट है कि नहीं। हीट बाय टाइम, एरिया ऑफ द सरफेस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस, एंड दिस इज द थिकनेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो गौर से देखें, एनर्जी मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। अब देख रहे हो मैंने कहा क्या था, मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे बेसिक्स याद कर लो, बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। अभी बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब आपको ना ये एक एक करके ढूंढते रहोगे, एनर्जी का अलग लिखोगे, इसका अलग लिखोगे, तो इससे बहुत टाइम लगने वाला है। तो आपको रट जानी चाहिए बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप टाइम, कापा का निकालना है एज इट इज छोड़ देना, एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, ये भी के लग रहा है वो भी के लग रहा है, बट वो थोड़ा छोटा के, ये बड़ा के है, ठीक, तभी कंफ्यूजन होती है। नीचे क्या होगा, एल, एक एल से एक एल मर गया, ठीक है। यहाँ पे एक एल और एक एल देखो। चलो एक काम करो, इसको यही रहने दो, इसको इसके साथ उड़ा दो, ज्यादा सिंपल लग रहा है देखने में। अब क्या करूं मैं, एम, यहाँ पे टी ऊपर जाएगा, ये टी इसके साथ जाएगा, ये एल, ये अच्छा ये एल कहाँ जा रहा है, इधर, तो एम एल, टी ऊपर जा रहा है -3, ये केल्विन है वो नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा -1, तो ये बन गया कापा। क्या बन गया, कापा। ये बना हमारा फॉर्म। होप इट इज क्लियर, ठीक है, छाप लो। देखो आपका लास्ट जो टर्म है C, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, राइट। तो फिलहाल एक बात समझो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर सपोज ये वाटर है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, थर्मल चैप्टर में आएगा ये, थर्मल में मान लो ये वाटर है, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट लगती है, वो लगती है करीब 4.2 जूल, ये हीट लगती है। तो एक्चुअली में ये C हो गया, मतलब फिक्स हो गया, मतलब दिस इज व्हाट, अगर आप 2 ग्राम होगा तो डबल कर देना। तो आप कोई भी वाटर लो, है ना,
उसका 1 ग्राम को 1 डिग्री ले जाने के लिए टेम्परेचर, उसका जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उससे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफाई कर दिया आपने, फिक्स कर दिया भाई कि हाँ सर इतना ही लगेगा। तो ऐसे ही कॉपर के लिए भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सीधे बताता हूं कि हीट जो आप दे रहे हो उसको, वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा ना, मास पे। भाई अगर मास ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एक तो मास पे कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे करता है। टेम्परेचर डिफरेंस किस पे, ये मटेरियल और जहां से हीट आ रही है, भाई हीट कहीं से तो आ रही होगी इसके पास देने के लिए, तो उन दोनों में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ज्यादा फ्लो करेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, Q इज इक्वल टू C कांस्टेंट आ जाएगा, स्मॉल c m डेल्टा T। तो इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, जो कि ये होने वाला है Q अपॉन m डेल्टा T। तो डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देखो हीट मतलब एनर्जी, ml स्क्वायर बोलो T माइनस 2। बेटा जी नीचे क्या है m, और टेम्परेचर का क्या बनने वाला है केल्विन। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बना, m से m कट गया तो m की पावर 0, जो नहीं है उसका क्या हो गया 0, m से m कैंसिल, l स्क्वायर यहाँ रहेगा, टाइम का ऐसे ही रहेगा, केल्विन इनवर्स है ये, क्या है ये केल्विन इनवर्स। तो ये बन गया मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, छापो इसको। देखो एक फॉर्मूला और, अब जैसे कि ज्यादातर फॉर्मूले ना इलेक्ट्रिकल वाले आ जाते हैं कई बार, है ना, 12th के भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ 11th के आएंगे, 11th के कम आते हैं, 12th के ज्यादा आ जाते हैं कई बार। वो चेक करते हैं क्या करना चाह रहा है बच्चे को, याद है कि नहीं है। मान लो एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेता हूं मैं, आपको दिया हुआ था राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस वन। अब इसको देख के ना लगेगा क्या बवाल है, ठीक, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मैं मतलब लिख देता हूं, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझना है क्या है परमिएबिलिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने का मीडियम, वो जो मीडियम है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है। और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं परमिटिविटी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की को कितना अलाउ कर रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट, सिंपल सी बात। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो c होता है एक्चुअली, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये भी c था, ये भी c है, इतना कंफ्यूजन है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना है आपको। तो ये जो होगा ना, किसी को पता अरे ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो सीधे सीधे क्या लिखता है इसके आगे, वो LT माइनस 1। 4 नंबर आ गए, क्या दिक्कत है भाई, 4 नंबर इतने आसानी से मिल गए आपको। किसी को ये क्या था छोड़ो, ये पता है उसको, ये इसके बराबर होता है, स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट LT माइनस 1, फ्री फंड के 4 नंबर। और बिल्कुल मुझे लगता है 5 सेकंड नहीं लगेंगे, जिसको फैक्टोरियल पता है कि क्या है सीधे सीधे आंसर ले लेगा, है कि नहीं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि कैपेसिटेंस का बताओ, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस वर्ड आप 12th में पढ़ेंगे, ये होता है किसी भी कैपेसिटर की होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज को होल्ड करने वाली चीज को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर सुना है, कंडेंसर सुना है, फैन के अंदर व्हाइट कलर सिलेंडर, वो अगर सही से ना चले तो पंखा सही नहीं घूमता, है ना। क्या काम होता है उसका हम अगले साल पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। वो कहता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो बेटा जी चार्ज तो फंडामेंटल है नहीं, तो फंडामेंटल करंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है करंट बाय, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो गया बेटा I इंटू टी। तो यहां पे लिखो क्या, यहां पे लिखो I इंटू टी, और वोल्टेज क्या था याद है, वर्क डन बाय चार्ज। इसको बड़ा क्यों लिख लो, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। सर ये Q था और ये होता है वर्क डन बाय Q, तो Q चला गया ऊपर, तो क्या बन गया Q स्क्वायर। अब आसान है, अब आसान क्यों है सर, मुझे पता है कि यार Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो I फंडामेंटल टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ml स्क्वायर T माइनस 2। तो अब ये सब ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मास ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, तो मास ऊपर जाएगा तो क्या होगा m माइनस 1, L का क्या हो जाएगा L माइनस 2, ये टाइम है वो भी टाइम है, ये प्लस 2 है, सुन रहे हो, ये भी जाके ऊपर प्लस 2 हो जाएगा, 20⁴। अच्छा एक चीज और रहेगा यार, कुछ गड़बड़ किया है, करंट 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 का क्या रहेगा एम्पियर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर दोनों पे होगा ना, टाइम का स्क्वायर, टाइम नीचे से माइनस तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो टाइम 4 हो गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। होप इट इज क्लियर। अब छापो जल्दी से।